आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हाथरस कांड में सीबीआई फुल एक्शन मोड में है। हत्या, गैंगरेप, SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कर चुकी है सीबीआई और अब जांच के लिए टीम गठित भी कर दी है। सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है। SIT से हैंडओवर ले लिया है। योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीआई को हाथरस कांड की जांच सौंप दी गई है। अब इसमें गैंगरेप, हत्या, तमाम गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज तो हुआ है, लेकिन इन तमाम एंगल से सीबीआई की जांच अब आगे बढ़ रही है। हाथरस कांड में सीबीआई फुल एक्शन में नजर आ रही है और ऐसे में इंडिया न्यूज भी लगातार हाथरस में बना हुआ है, पहुंचा हुआ है और पल पल का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, पल पल का अपडेट क्या है, ये हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। योगी सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया कि जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे में सीबीआई को ये जांच का जिम्मा सौंपा है। अब सीबीआई के हाथों में जब जांच का जिम्मा है तो अहम सवाल कुछ खड़े हो रहे हैं। सीबीआई इन सभी सवालों को जानने समझने की कोशिश करेगी। सीबीआई जानेगी कि 14 दिसंबर को खेत में लड़की को किसने आखिर मारा। पहले दिन पूछताछ में लड़की ने रेप की बात को उसका जिक्र क्यों नहीं किया, साथ ही मेडिकल रिपोर्ट में रेप का जिक्र क्यों नहीं है। इसके अलावा 29 सितंबर को जल्दबाजी में देर रात आखिर शव को क्यों जला दिया गया, क्यों आनन फानन में आधी रात को किया गया। ये तमाम अहम सवाल हैं जिन पर सीबीआई का ध्यान पूरी तरीके से है और सीबीआई SIT से अब तक का हैंडओवर ले चुकी है। जांच अब तक किस दिशा में, किस किस एंगल में आगे बढ़ी है, किस किस से पूछताछ हुई है, ये तमाम जानकारियां सीबीआई जुटा चुकी है और अब आगे इस जांच को बढ़ाया जा रहा है। इसी बीच पीड़ित का परिवार लखनऊ पहुंचा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल इस मामले पर सुनवाई भी हुई है। हाथरस केस में सीबीआई से अब उम्मीद ये है कि जल्द ही सच सामने आएगा, क्योंकि पीड़ित पक्ष के अलग दावे हैं जबकि आरोपी पक्ष कुछ और कहानी गढ़ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। राजीव से सीधा लाइव। राजीव, कई एंगल्स लगातार दिन ब दिन इस मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। अब जब सीबीआई के हाथों में ये जांच का जिम्मा सौंपा है तो उम्मीद करें कि जल्द ही सच सामने आएगा। सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची? फिलहाल जो जांच की तो सीबीआई ने अभी केस रजिस्टर किया है और यहाँ पर स्थिति ये है कि मेरे ठीक पीछे अगर आप देख पा रहे हो तस्वीरों में तो ये पीड़िता का घर है। इसी घर में तमाम इस वक्त पुलिस वाले हैं जो कि सिक्योरिटी के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर भी मौजूद हैं और यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर जो हाईवे है वहाँ तक जगह जगह पुलिस वाले मौजूद हैं। 200 से 250 के करीब पुलिस वाले हैं। बगल में अगर मेरा कैमरा थोड़ा जाए तो यहाँ पर वो घर जो आपको दिखाई दे रहा है जहाँ एक गाड़ी खड़ी है वो आरोपी का घर है और बाकी आरोपियों के घर अलग अलग दूसरी तरफ हैं। लेकिन सीबीआई की जहाँ तक बात करें, आज प्रशासन की तरफ से जो इस परिवार को कहा गया था उन्हें लखनऊ जाना था, जहां पर उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वहां पर कल 2 बजे इस मामले की सुनवाई है। लेकिन अब तक प्रशासन के साथ जाने की जो गाड़ी है, जो तमाम इंतजामात है वो शायद अभी तक पूरे नहीं हुए, लिहाजा परिवार अंदर ही है। अब परिवार अगर कल जाता है या आज रात भी निकलता है तो सीबीआई की टीम की कल आने की उम्मीद की जा सकती है कि वो कल यहाँ पर मौजूद हो। कल शाम तक उम्मीद कर रहे हैं सीबीआई की टीम यहाँ पर आएगी और फिर यहाँ पर तमाम अगर घर में लोग हुए तो उनसे बात करेगी, क्योंकि अगर घर के लोग लौट नहीं पाए लखनऊ से तो शायद कल भी सीबीआई की टीम यहाँ पर जांच अपनी शुरू न कर पाए। ये बात तय है कि इस सब में पुलिस ने जो जांच शुरू की थी 14 तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद से, और उसके बाद SIT जो जांच रिपोर्ट अपनी बना रही थी वो अब कहीं ठंडे बस्ते में ही रहेंगी। अब सीबीआई उन सबको टेक ओवर करेगी, वो सारे पेपर्स, और उसके बाद अपनी जांच शुरू करेगी। तो फिलहाल बुलगड़ी गांव में इस वक्त सन्नाटा है। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं यहाँ पर और पुलिस की यहाँ पर काफी ज्यादा बंदोबस्त दिखाई पड़ रहा है। रचना। राजीव शर्मा, एक्सक्लूसिव जानकारी और ताजा अपडेट ये बता रहे हैं कि पीड़ित परिवार अभी घर में ही मौजूद है, लखनऊ के लिए निकला तक नहीं है, क्योंकि उनके वहां तक पहुंचने का इंतजाम अभी प्रशासन की तरफ से हुआ नहीं है। साथ ही साथ सीबीआई की टीम तब पहुंचेगी जब ये पीड़ित परिवार वापस लौट आएगा सुनवाई से और तब सीबीआई की टीम इन घर वालों से पूछताछ करेगी। लेकिन इसी बीच तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं। राजीव, पिछले दिनों हमने देखा पीड़ित पक्ष कुछ और कह रहा है, आरोपी पक्ष का कुछ और कहना है। आप भी जब फूलगड़ी में पहुंचे हैं, तमाम लोगों से आपकी बातचीत पाई होगी, आपका अपना एंगल क्या इस मामले में निकलकर सामने आया?
देखिए दो बातें हैं यहाँ पर। अगर देखा जाए दो बातें हैं। 14 तारीख को ये घटना होती है, उसके बाद 16 तारीख को पहली जो प्राथमिकी है वो दर्ज कराई जाती है। उस प्राथमिकी में एक शख्स संदीप का नाम लेकर उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है और कहा जाता है कि उसने जान से मारने की नीयत से हमला किया। लेकिन कुछ दिन बाद ये चीज छेड़छाड़ की घटना में तब्दील होती है और करीब 22 तारीख के करीब इसमें 376D यानी गैंगरेप की धारा भी जोड़ी जाती है और ये सब कुछ पीड़िता के बयान के बाद ये सब कुछ होता है। तो ये तमाम चीजें तो पीड़िता के पक्ष की तरफ से हैं और जो पीड़िता का पक्ष सामने रख रहा है और उसमें ये भूलना नहीं होगा कि उस पीड़िता का एक बयान भी है जिसमें उसने इस सब के लिए जिम्मेदार जिसको ठहराया उसका नाम लिया है। दूसरी तरफ जो आरोपी हैं, जैसे इस तरफ मेरे आरोपियों का घर दिख रहा होगा आपको, आरोपियों का घर, उनका ये कहना है कि जो बयानों में तमाम विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं और दरअसल एक बात और कि जो एक आरोपी का नाम है जिसका नाम दर्ज कराया गया था, कहा जा रहा है कि उसका नाम पीड़िता के भाई के नाम से मिलता है, दोनों के नाम एक जैसे ही हैं। लिहाजा उनका कहना है कि दरअसल ये सब कुछ आपसी कुछ ऐसी घटना हुई जिसके चलते ये सब कुछ निकल कर आया। लेकिन ये आरोप, ये बयानबाजी आरोपियों की तरफ से है, पीड़िता की तरफ से नहीं। पीड़िता ने जो बयान दिया है उसने साफ तौर पर कहा है कि उसके साथ इस हद तक छेड़खानी और बर्बरता हुई जिसका वो शिकार हुई है। तो लिहाजा अब कल उच्च न्यायालय जहां पर इसकी सुनवाई करने जा रहा है वहां भी बहुत कुछ पता चलेगा। दो वर्जन है और दोनों ही अलग अलग। एक चीज और, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात निकल कर आई रचना, और जिसमें यह बताया गया कि उसमें दुष्कर्म यानी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हाँ। उसके बाद जरूर यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ से पता चला है, जो लोग आ रहे थे लगातार वो अब आरोपियों के घर भी कई लोग जा रहे हैं। तो इस तरह का ये एक बदलाव सा यहाँ दिख रहा है जरूर बुलगड़ी में, जो मैं यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ। लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है, जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, अगर उसने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में या मरने से पहले कोई बात कही है तो वो बहुत अहम होती है, चाहे वो मजिस्ट्रेट के सामने ना भी हो। तो लिहाजा कहीं बहुत आरोपी पक्ष घेरे में जरूर है। आरोपी पक्ष घेरे में है जरूर, लेकिन राजीव जी तमाम बातें बता रहे हैं उसमें कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, लेकिन कोर्ट सबूत मांगेगा, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो चाहे वो आरोपी पक्ष हो। सबूतों के आधार पर भी इस मामले की आगे सुनवाई होगी और फिर कोर्ट किसी नतीजे तक पहुंचेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सीबीआई के हाथों में अब ये केस आया है, लड़की का अंतिम संस्कार हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो तमाम बातों का जिक्र राजीव कर रहे हैं उनसे सीबीआई को जांच में आगे थोड़ी बहुत दिक्कत तो जरूर रहने वाली है। हालांकि हाथरस कांड में पीड़िता के घर में नकली भाभी बनकर रहने की आरोपी डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने अपनी चुप्पी अब तोड़ दी है। पीड़िता की सगी भाभी होने से इनकार करते हुए जबलपुर मेडिकल में असिस्टेंट प्रोफेसर राजकुमारी बंसल ने नक्सलियों से संबंध होने से साफ इनकार कर किया है और हाथरस कांड में यूपी सरकार की जांच पर सवाल उठाए हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको याद होगा, कल से ये महिला चर्चा में बनी हुई है और कहा यह जा रहा है कि फर्जी रिश्तेदार बनकर पीड़ित परिवार के घर में रह रही थी और साथ ही साथ उन्हें बहकाने और बरगलाने की कोशिश हुई, ऐसे आरोप हैं। लेकिन अब चुप्पी तोड़ी है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सगी भाभी में नहीं हूं, लेकिन हां मैं पीड़ित परिवार की रिश्तेदार हूं। डॉक्टर राजकुमारी बंसल मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। मैम, कब आप पहुंची थी हाथरस और क्या उद्देश्य आपका था जाने का? मैं 4 तारीख को 11:20 पर मैं पहुंच गई थी, दोपहर 11:20 पर। और मेरा उद्देश्य ये था कि परिवार को नज़रबंद क्यों किया जा रहा है, किस नियम कानून के तहत पीड़ित को और पीड़ित किया जा रहा है, और मैं वहां देखकर आना चाहती थी, क्योंकि मीडिया फैक्ट्स को बहुत है। चूंकि आपको पता है कि मैं डॉक्टर हूं, तो मेरा था कि अगर मेडिकल हेल्प भी हो सकती है, मैं वहां जाके पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखना चाहती थी, मैं वहां जाके ये मेडिकल एग्जामिनेशन सीट देखना चाहती थी, मैं ट्रीटमेंट सीट देखना चाहती थी। और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे गई थी, क्योंकि मेरे को बहुत दर्द था, मैं बहुत दहशत में आ गई थी इस घटना को लेके। और दूसरा ये कि जितना मैं आर्थिक मदद मेरी हो सकती है मैं उतना कर सकती थी, मैं सोच के गई थी। कब आपने प्लान बनाया जबलपुर से जाने का? कितनी तारीख को आप हाथरस पहुंची थी? मैंने 3 तारीख की सुबह 8 बजे मुझे लगा कि जाके देखना ही चाहिए कि क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं। अब आपके ऊपर एक आरोप लग रहे हैं कि आपने वहां पर गांव वालों को भड़काया, परिवार को भड़काया। क्या कहना है आपका? जो एसआईटी है वो आपको तलाश कर रही है, ये कहा जा रहा है, क्या कहना आपको, क्या सच्चाई है? अब कब भड़काया, कैसे भड़काया, इसके बारे में आपको मेरे सामने साक्ष्य प्रकट करने पड़ेंगे, तब तो मैं उस बारे में जवाब दे पाऊंगी। एसआईटी अगर मुझे ढूंढ रही है तो आपको जब बुलाएगी, जहां बुलाएगी, मैं उनको कोऑपरेट करूंगी पूरा, और मिलने के लिए रेडी हूँ, मैं अपना पक्ष रखूंगी। तो ये वही महिला है जिसको फर्जी भाभी बताकर लगातार कल सुर्खियां चलती रहीं, पब्लिक डोमेन में कई सवाल रहे। लेकिन अब इस पीड़ित परिवार से जुड़ी हुई भाभी ने चुप्पी तोड़ी और कहा है कि मैं इनके रिश्तेदार हूं,
सगी नहीं हूं, लेकिन हाँ, इनके साथ संवेदना रखती हूं और इसीलिए मैं यहां पर आई थी। राजीव शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, सीबीआई ने जांच अपने हाथों ले ली है, यूपी सरकार भी चाहती है, योगी सरकार भी चाहती है कि इस मामले में सच सामने आए। हम भी लगातार कोशिश करें कि सच दर्शकों के सामने साझा कर सकें, हम तक सच पहुंचे। लेकिन ऐसे में पीड़ित का ना होना, साथ ही डेड बॉडी का ना होना, सीबीआई के सामने भी कई चुनौतियां अब रहेंगी जांच को आगे बढ़ाने में। जी हाँ, यकीनन बहुत सारी चुनौतियां रहेंगी, सीबीआई को जूझना तो पड़ेगा। ये बात तो सही है कि शुरुआत में पुलिस ने उस तरीके से प्रोफेशनल रुख नहीं दिखाया जो अमूमन पुलिस को दिखाना चाहिए, जिसके लिए पुलिस होती है। लेकिन बाद में जब पुलिस ने तमाम चीज़ें दर्ज करनी शुरू की तो पुलिस के सामने जैसा यहाँ पर जो मुझे यहाँ से पता चल रहा है, जो बयान रहे शुरू में, जो पहली प्राथमिकी थी उसमें मारपीट और जान से मारने की नीयत की बात लिखी हुई थी, लेकिन बाकी धाराएं बाद में कुछ दिनों के अंतराल पर जुड़ती रहीं। और इस दौरान पुलिस ने क्या किया, ये पुलिस को जवाब देना होगा। लेकिन एसआईटी जो अब करीब आ चुकी थी अपनी रिपोर्ट बनाने के, और एसआईटी को अब कुछ दिनों में रिपोर्ट हैंडओवर करनी थी, अब एसआईटी कहीं एक्शन में नहीं दिख रही है। पुलिस वाले जरूर हैं सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि अब मामला केस हैंडओवर किया जा चुका है सीबीआई को। तो जाहिर सी बात है, सीबीआई एसआईटी से भी वो कागजात लेगी, सीबीआई पुलिस से भी तमाम वो कागजात लेगी, वो तमाम वीडियो एविडेंसेस भी लेगी जो शुरू में जब थाने लड़की पहुंची थी तब किस स्थिति में थी, जो फोन से पुलिस वालों ने रिकॉर्ड की, वो तमाम चीजें ली जाएंगी। कहां कहां उसको चोट आई थी और किस तरीके का उसके साथ इलाज हुआ, और जहां जहां इलाज हुआ शायद सीबीआई वहां से भी पता करना चाहेगी कि किस स्थिति में ये पीड़िता थी और किस स्थिति में पहुंची। और फिर ये जरूर सीबीआई कोशिश करेगी कनेक्ट करने की कि ये जो 4 आरोपी फिलहाल इस वक्त जेल में हैं, इनकी जो प्रेजेंस थी वो प्रेजेंस कहां थी, किस किस के साथ थी। अगर वो साबित हो जाती है तो इस केस को क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से, क्योंकि सभी आरोपी जेल में हैं। बस ये साबित करना रचना यहाँ बाकी है कि वो आरोपी उस जगह मौजूद थे और वो आरोपी इस घिनौने कांड में संलिप्त थे। हालांकि इसी बीच जेल में बंद आरोपियों की तरफ से बाकायदा चिट्ठी लिखकर ये बताया गया कि हम इस मामले में पूरी तरीके से निर्दोष हैं और पीड़िता को उसके भाई और उसकी मां ने ही मारा है। इतना पीटा कि फिर पीड़िता की जान चली गई। इस बीच नार्को टेस्ट को लेकर भी लगातार खबरें लगातार बने हुए हैं। राजीव, सीबीआई जांच की बात हुई, एसआईटी हैंडओवर कर चुकी है, योगी सरकार कह रही है कि सच सामने आएगा, इंसाफ के लिए लड़ा जा रहा है, सीबीआई को ये जांच का जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या अभी भी राजनीति इसी तरीके से चल रही है? क्या अभी भी तमाम पार्टियां इसी तरीके से इस मामले पर लीपापोती कर रही हैं, या फिर राजनीति करने के लिए विपक्ष वहां पर मौजूद है क्या? रचना, देखिए, भूल घड़ी को इस तरीके से मैं कह सकता हूं, जितना यहाँ पर वक्त गुजारने के बाद मैंने देखा है, भूल घड़ी के रास्ते को राजनेताओं के कदमों ने या राजनीति ने तो बहुत अच्छी तरीके से देख लिया और उस रास्ते पर काफी आगे बढ़ गए। लेकिन सच यहाँ से कहीं दूर चला गया, किसी पर्दे के पीछे दूर चला गया, या फिर उस सच को इग्नोर करके एक तरफा सारी बातें की गई। खैर, ये अलग है, लेकिन ये पूरा गाँव खामोश है। यहाँ पर अब कोई नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर संख्या देखी जाए, वो लोग जो यहाँ पर सड़कों पर हैं या गाँव की गलियों में दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें से 70% करीब पुलिसकर्मी होंगे जो आसपास के एरिया में बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, या घर के आसपास मौजूद हैं। लेकिन अगर आ रहा है कोई, छोटे मोटे नेता आ रहे हैं, छोटे मोटे दलों के लोग इक्का दुक्का आ रहे हैं और बाकायदा जा रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं, पीड़िता के परिवार से, और फिर वापस चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर गांव पूरा खामोश है। गांव में अब कोई भी हरकत नहीं दिखाई पड़ती, कोई बात नहीं करना चाहता, आगे कोई निकलना नहीं चाहता, कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता। लेकिन जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो जरूर यहाँ का रास्ता ढूंढ ले रहे हैं, यहाँ पहुंच जा रहे हैं, भले ही मेन रोड से 2.5 किलोमीटर पैदल अंदर चलकर आना ही क्यों ना पड़े। तो राजनीति ने जो उसके बाद आकर इस केस में अपना तड़का डाला है, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं कि अब तक समझ में नहीं आ रहा कि उस दिन हुआ क्या था। शायद उम्मीद है कि जब सीबीआई जांच करेगी, राजनीतिक दखलंदाजी कम होगी और सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी। और जैसा यहाँ के लोगों का भी मानना है कि अगर तमाम जो फैक्ट्स कलेक्ट किए गए हैं पुलिस और सोसाइटी के द्वारा, उसके बाद सीबीआई अपनी जांच पर उन्हें परखती है, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सच सामने लाने में। साथ ही राजीव, आपसे जुड़ने से पहले एक वीडियो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया। एक तरफ हाथरस का वो वीडियो जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले, वहीं दूसरा एक और वीडियो सामने आया है देवरिया से, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो महिला है उसे घेरा, धक्का मुक्की भी हुई, हाथापाई भी हुई। अब
जनता को भी ये समझना पड़ेगा, कांग्रेस को पहले अंदर खाने, जो फूट पड़ी है उसे दूर करें, तब जाकर जनता का विश्वास जीत पाएं। कांग्रेस पहले ये समझे कि महिलाओं के सम्मान का मतलब क्या होता है, तब जनता का विश्वास जीतने में शायद कामयाब हो पाए। जनता का विश्वास जीतने की कोशिश में जनता की जरूरतों को, उनके हकों को कुचलना राजनीति की कोई नई परंपरा नहीं है रचना। ये लगातार चला आता रहा है और लोकतांत्रिक देश में इसको साथ रख कर ही आगे चलना होगा। किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को विरोध करने का पूरा हक है, लेकिन ये संयम और ये कम से कम एक थोड़ा सा लिहाज रखना होगा कि वो किसी के इंसाफ के रास्ते में तो नहीं आ रहा है। खैर, राजनेताओं को हम सलाह सीख नहीं दे सकते, लेकिन हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि जिस बारे में यहाँ के लोग बात कर रहे हैं, जिस बारे में यहाँ की पुलिस को अंदाजा है, जिस बारे में एसआईटी को भी पता है, उन तथ्यों को लेकर सीबीआई ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी। मुझे उम्मीद यही है कि हाथरस मामला कम से कम सुशांत जैसा लंबा नहीं खिंचेगा। यहाँ पर सब कुछ साफ आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर ईमानदारी से। थोड़ा सा सिमिलर है, सुशांत का भी अंतिम संस्कार हो गया था, पोस्टमार्टम पहले हो गया था, यहाँ पीड़िता के साथ भी हुआ, अंतिम संस्कार देर रात कर दिया गया, पोस्टमार्टम पहले से हुआ। सीबीआई को थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन राजीव, जो हम सुन रहे थे, पीड़ित परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ मीडिया कर्मी या फिर पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या अभी भी स्थिति ऐसी ही है? नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, मेरा कैमरा अगर थोड़ा आगे आ जाए और मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा। देखिए, इस तरफ हम आते हैं और ये घर आपको घर का अंदर का दृश्य मेरा कैमरा अभी दिखाएगा। लोग भी दिख रहे हैं घर पे, कुछ लोग, और ये सीधे सामने जो आपको हरी दीवार दिख रही होगी, वहां पर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर मेरा कैमरा जूम करके आपको दिखा पाए, वहां मेटल डिटेक्टर है। लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों को वहां पर आगे बैठे पुलिसकर्मियों से बात करके और उनसे देखिए, आप तस्वीरों में देखिए अभी गौर से, वो सामने से लोग जहां से निकल कर आ रहे हैं, देखिए वो घर का वो दरवाजा है, वो मेटल डिटेक्टर है, पुलिसकर्मी वहां होते हैं और वहां पर अपनी डिटेल दिए बिना आप घर के अंदर नहीं जा सकते। तो पुलिस सबको आने जाने दे रही है, किसी को नहीं रोक रही, लेकिन एक बंदिश जरूर है, कोई भी ऐसा घर के अंदर नहीं जाएगा जिसकी डिटेल, वो कहां से आया है, उसकी नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, पता क्या है, उसके बिना वो घर के अंदर नहीं जा सकता। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। लगातार अब लोग आ रहे हैं, मिलने जा रहे हैं और मिल भी रहे हैं। मतलब अब तो पीड़ित परिवार की शिकायत दूर हो जानी चाहिए राजीव, क्योंकि पीड़ित परिवार का ये कहना था कि हमें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें तो कैद में रख दिया गया है, गांव का ही कोई शख्स या फिर हमारा कोई रिश्तेदार बाहर ही आकर मिल नहीं सकता। अब वो शिकायत तो पीड़ित परिवार की कम से कम दूर हुई होगी। जी हाँ, और पीड़ित परिवार भी अपनी जरूरतों के चलते बाहर निकल सकता है, लेकिन अगर वो बाहर निकल रहा है तो उनके साथ पुलिस के कांस्टेबल मौजूद रहते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। यानी उनको सुरक्षा दी जा रही है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, और उनके मूवमेंट में अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही जो बाहर से भी आ रहा है, और 10 बजे तक इंतजार किया, 10 से 11 बज गए, 12 बज गए, मगर कोई जाने की कुछ पता ही नहीं चल रही। सारे लोग पूछ रहे हैं कितना टाइम जाना है, कैसे है, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है मुझे तो क्लियर। 2:30 बज रहे हैं, अब आप लोग जाएंगे आज या नहीं जाएंगे? नहीं, जस्ट अभी जाएंगे तो ठीक है, चले जाएंगे हम लोग, मगर आप सोचो कि रात में मैं रिस्क नहीं ले सकती। मैं 4-5 बजे तक मैं जाने के लिए राजी नहीं हूँ कि रात में तो वहाँ तक पहुँचूँ, तो शायद मेरी पूरी फैमिली जा रही है मेरे साथ में, तो मैं राजी नहीं हूँ रात में जाने। बिल्कुल जाने को राजी नहीं, एकदम नहीं, मैं चाहती नहीं। लोग आ रहे हैं प्रशासन के, क्या कह रहे हैं, बार-बार आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अभी तो कोई आए ही नहीं है, अभी आए हैं। जो कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अभी आए हैं लोग। सुबह से ऐसा कोई भी नहीं आए जो कि हम लोग कुछ बता पाते कि किस टाइम जाना है, नहीं जाना है। और निकले तो ठीक है। जहाँ तक है, मेरे साथ में जैसे बुआ जी जाना चाह रही थी, उनको फूफा जी हैं, क्योंकि पापा की भी ऐसे ही है, थोड़ा मैं भी थोड़ा ऐसे ही हूँ, इस वजह से मैं सोच रही हूँ। ये ताजा तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं घर में, और पीड़ित परिवार की महिला बता रही है कि सुबह से कह रहे हैं कि जाना है 10-11 बजे से जिक्र जरूर हो रहा है, लेकिन अब करीब 3 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक जाने का कोई इंतजाम पीड़ित परिवार का है नहीं। और साथ ही साथ जो भी अपडेट होगा राजीव हम तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। राजीव